नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम समानता की बात कर रहे थे कि समानता किस तरीके से एक राजनीति के सिद्धांत के रूप में काम कर रहा है और हमने इसके अलग अलग आयामों को भी देखने की कोशिश की कि किस तरीके से जो समानता के आयाम थे, वो चाहे राजनीतिक आयाम हो, वह चाहे सामाजिक आयाम हो, चाहे आर्थिक आयाम हो, उन तीन आयामों की हमने अलग अलग रूप से बात की। तो ये थे राजनीतिक आयाम। ये समानता के एक तरीके से आयाम कहो या फिर प्रकार के रूप में कहो, एक ही बात है। आपसे पूछे जाएंगे किस तरीके से, वो आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाएगा, राजनीतिक समानता को है वह परिभाषित कीजिए, या आर्थिक समानता को कीजिए, या आर्थिक एक असमानता को है परिभाषित कीजिए, या आर्थिक समानता को कीजिए। तो आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए हमने तय किया गया कि सभी अमीर लोगों को है वो गरीब नहीं किया जा सकता और सभी गरीब लोगों को है वह भी अमीर नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए पैमाना लाया गया कि साहब एक कानून एक तरीका निकालो कि जो गरीबी रेखा है वो ले आओ। गरीबी रेखा जिसे बीपीएल कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन करके एक रेखा है, उसका निर्धारण किया गया, एक मानक तय किया गया और कहा कि लोगों को जो बीपीएल के दायरे से ऊपर हो जाएंगे और जो एपीएल के दायरे में आ जाएंगे तो वे क्या हो जाएंगे, वे गरीबी से बाहर हो जाएंगे। तो वे क्या हैं, वे आर्थिक समानता के दायरे में आ जाएंगे। और यदि वे लोग किसमें, बीपीएल में, तो वे आर्थिक असमानता है। ये आर्थिक समानता, ये आपकी आर्थिक असमानता। ये तरीका निकाला गया कि ऐसा तो नहीं करो सभी को गरीब करो या अमीर करो, तो उसके लिए तरीका यही है कि इसके तहत सामाजिक में हमने देखा था कि किस तरीके से समाज की जो विचारधारा, समाज की जो संरचना है उसमें बदलाव करो। हमने देखा किस तरह से समाज में एक बात के बैठ कर बैठी है कि महिलाएं हैं वो अबला माने जाते हैं। महिलाओं को क्या माना जाता है, अबला माना जाता है, कमजोर माना जाता है। महिलाओं का जो काम है वो घर की 4 दीवारी तक है, वह घर में है वो रोटी बाटी करेगी या फिर बच्चों को नहलाने धुलाने का काम करे, घर का है वो झाड़ी पोछा करे, घर से बाहर उसको निकलने की आवश्यकता नहीं। तो ये क्या, ये एक तरह की जो सामाजिक असमानता उसको भी दूर करने का हमने प्रयत्न किया कि महिलाओं को है वो अलग अलग सेवाओं के अंतर्गत अवसर दिया जाए। फिर हमने दूसरा तरीका जो राजनीतिक था उसमें कहा कि सभी को है क्या मतदान का अधिकार है, या सभी को है वो चुनाव में लड़ने का अधिकार है। ये क्या है, ये अलग अलग तरीके हैं जो आपको राजनीतिक रूप से सबल बनाने का काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि एक सबसे बड़ी असमानता की बात करेंगे कि अमेरिका में असमानता, अमेरिका में किस तरीके से असमानता है। जिसने बड़ा घर कर लिया उसके लिए बड़ा आंदोलन हुआ। हालांकि आप लोगों को विदित होगा कि मैंने जो प्रथम खंड पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आपको असमानता बताई थी। उसमें मैंने जो डॉक्टर मार्टिन लूथर जो थे उनके विचारों को मैंने बताने की कोशिश की। उसमें मैंने रोजा पार्क्स की बात की कि किस तरीके से वह महिला है वो आंदोलन का काम करे। तो ये है अमेरिका में असमानता। अमेरिका में असमानता कौन है, मार्टिन लूथर है वो व्यक्ति इस असमानता को दूर करने हेतु प्रयत्न कर रहे हैं, मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर की पहले बात करेंगे, उसके बाद में है वो नारीवाद की बात करेंगे। ये जो आपको इसकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो मार्टिन लूथर की है, वो एक फोटो। मार्टिन लूथर है वो गांधीवाद की विचारधारा से है वो प्रेरित व्यक्ति थे, महात्मा गांधी के विचारों से वो प्रभावित थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और इन्होंने अमेरिका के अंतर्गत एक बहुत बड़ा जो नस्लीय आंदोलन था, निग्रो समाज है उसके लिए बड़ा आंदोलन करने का काम है वो मार्टिन लूथर करता है। कौन है, निग्रो समुदाय। निग्रो समुदाय यानी वे समुदाय के लोग जो अफ्रीकन मूल के, किसके, अफ्रीका मूल के नागरिक हैं, जो कैसे हैं, अश्वेत है। अश्वेत वो तो कैसे हैं, काले वर्ण के, काले वर्ण। ये एक व्यवस्था थी वहां पर अमेरिका के अंदर। आज भी देखोगे तो अमेरिका के अंतर्गत एक नस्लवाद है वो बड़ी समस्या है। क्या है, नस्लवाद। आज भी आप देखोगे हाल ही के अंतर्गत अमेरिका के अंतर्गत है वो चुनाव होने का काम।
जिस तरह से भारत में धर्म की राजनीति चलती है, धर्म के इर्द गिर्द नेतागण बात करते हैं कि हम जो सत्ता में आए तो उस मंदिर को बनाने की काम करेंगे, उस मस्जिद को गिराने का काम करेंगे, ये काम करेंगे। वैसे की वैसी अमेरिका के अंतर्गत राजनीति देखोगे तो वो नस्लवाद के इर्द गिर्द चले। नस्लवाद यानी वहां पर उन्होंने ये बार बार नारा लगाया जा रहा है कि यदि हम सत्ता में आए तो जो निग्रो समुदाय के लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, उनके लिए ये सुविधाओं की है वो व्यवस्था करेंगे। तो ये क्या, ये भी एक बहुत बड़ी वहां की व्यवस्था के अंतर्गत एक वोट बैंक का काम करना है, और हमेशा से ये समुदाय वहां पर एक पीड़ा का कारण भी बना हुआ। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का था कि 1955 का समय है कि जो इस अश्वेत लोगों में से एक महिला है जो बस के अंतर्गत बैठी, आपको इस पर फोटो एक दिखाई दे रही है, ये जो फोटो है इसका नाम है रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स ये क्या, ये एक अश्वेत निग्रो महिला है, अफ्रीकन मूल की अश्वेत महिला है। ठीक है, घटनाक्रम ये हुआ था कि 1955 का समय था। उस समय ये महिला इस बस की सीट पर बैठकर है वो अपने कार्य स्थल से घर जाने का काम कर रही थी। कहां पर जाने का काम कर रही थी? घर जाने का काम कर रही थी। ठीक है, तो ये नस्लवाद इतना हावी था कि वहां पर इनके लिए, काले वर्ण के लोगों के लिए ये कुछ एक है वो विशेषाधिकार उच्च वर्ण के, श्वेत वर्ण के थे, उनके बजाय कम थे। तो बात ये आई कि जो महिला सीट के अंतर्गत बस में बैठी है, जब वह कोई अश्वेत व्यक्ति कोई वहां आ जाएगा तो उनको अपनी सीट है वो छोड़नी पड़ेगी। क्या करने पड़ेगा? कोई श्वेत व्यक्ति आया तो उनको है वो अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब हुआ भी घटनाक्रम कुछ इस तरह का कि कोई श्वेत व्यक्ति आया और उनको है वो सीट खाली करने की बात कही कि आप बस में से ये सीट खाली करो। क्यों? क्योंकि ये श्वेत लोगों के बैठने के लिए आरक्षित है, अश्वेत लोग हैं इस पर नहीं बैठ सकते। उस महिला ने सीट पर उठने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने कार्यस्थल से, काम से निवृत्त होकर परेशान होकर वो घर जा रही थी, तो उसने उठने से वो इनकार कर दिया। फलत अब दूसरे दिन है वो वहां पर एक बड़े पैमाने के ऊपर है वो आंदोलन होने का काम करता है, जिसको है वो नागरिक आंदोलन कहा जाता है, नागरिक सुधार आंदोलन। कब होता है? नागरिक सिविल नागरिक, या उसको कहा जाता है नागरिक सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। नागरिक की जगह सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है उसको। सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाएगा। सुधार नहीं, इसके जगह आप अधिकार शब्द लिखो। ठीक है, इस अधिकार में मांग ये की गई कि साहब जो गोरे लोग हैं उनके बराबर हमें लोगों को भी है वो सुविधा दी जाए। जो गोरे लोगों के लिए जो विशेषताएं आपने जो सुविधाएं की है, आप देखोगे कि गोरे लोगों के लिए अलग स्कूल है, आप देखोगे कि जो गोरे लोगों के लिए है वो अलग चिकित्सालय, आप देखोगे कि जो गोरे लोग हैं उनके लिए अलग है वो हॉस्टल, जो होटल है, रेस्टोरेंट वगैरह है वो इनके लिए है वो अलग है। तो ये इन्होंने मांग की कि हमारे लिए भी श्वेत लोगों के समान है वो अधिकार हो, श्वेत लोगों के सम्मान अधिकार, श्वेत लोगों के बराबर अधिकारों की मांग की 1955 के अंतर्गत है वो नागरिक अधिकार आंदोलन है वो प्रारंभ होता है और बड़े पैमाने के ऊपर है वो अमेरिका के अंतर्गत हिस्सा होने का काम हो रहा है। और 55 से लेकर आखिर में जाते जाते 1964 के अंतर्गत सरकार ने इस बात को माना और वहां पर जो नस्लवाद था, जो नस्ली भेदभाव था, उसको समाप्त करके नस्लवाद, उस भेदभाव को इस नस्ली भेदभाव को समाप्त कर वहां पर नागरिक अधिकार अधिनियम लाया गया। समाप्त कर क्या लाया गया? नागरिक अधिकार अधिनियम लाया गया। नागरिक अधिकार अधिनियम लाया गया। फलत सभी तरह के जो श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में जो विभेद था
उस विभेद को क्या किया गया, समाप्त किया गया। सभी श्वेत लोगों के लिए, अश्वेत लोगों के लिए स्कूली व्यवस्था भी एक तरह की होगी, सभी के लिए एक जैसे चिकित्सालय होंगे, सभी के लिए हॉस्टल या गार्डन, बाग वगैरह सारे की सारी एक जैसी की। यानी जो ये भेद था नस्ल के आधार पर, उसको समाप्त करने का है वो कार्य किया। और इस कार्य का जो वास्तविक रूप में नेतृत्व करने का काम है, वो जिस महिला से बात शुरू होती थी वो रोजा पार्क्स से शुरू हुई कि इस महिला के साथ इस तरह का जो बर्ताव हुआ, फलत ये आंदोलन की शुरुआत का काम होता है। लेकिन जो नेतृत्व करने का काम हुआ वो कौन कर रहा है, मार्टिन लूथर किंग ने किया था। और इस मार्टिन लूथर जो गांधीवाद की विचारधारा से प्रेरित थे, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन आखिर में सफल हुआ और 1964 के अंतर्गत उनको है वो शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने का काम हुआ। किसको, लूथर को, शांति नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने का काम है वो इनको मिलने का काम करा। किसको, मार्टिन लूथर को। तो इस तरह से हम कहते हैं कि केवल भारत के अंतर्गत भी समानता स्थापित करने की चुनौती नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसा देश जो 1700 क्षेत्र के अंतर्गत आजाद होता है, उसमें भी ये समानता की समस्या थी। अब हमारे यहाँ पर क्या है, एक और अन्य मुद्दा है जो समानता के लिए है वो लड़ा। अमेरिका में असमानता थी, उसके लिए लड़ाई लड़ी मार्टिन लूथर। उसी तरह समाज के अंतर्गत महिलाओं के साथ भी है वो समानता का बर्ताव नहीं हो रहा है, समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या है, एक आंदोलन चला जिसे नारीवाद आंदोलन कहा गया। क्या नाम है इसका, नारीवाद। नारीवाद क्या कहता है उसको देखिए। नारीवाद एक मूवमेंट चला, नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। अब नारीवाद शब्द आते ही आप ये समझोगे कि साहब जो नारीवाद है, नारीवाद का मतलब हुआ है कि नारियों के अधिकार हेतु किया जाने वाला आंदोलन। अब नारियों के अधिकार हेतु किया जाने वाला आंदोलन क्या महिलाओं अकेलों ने किया है, अकेली महिलाओं ने लड़ा, तो कहेंगे कि नहीं। तो महिला और पुरुष दोनों ने ये मांग उठाई कि साहब महिलाओं के लिए जो अधिकार है वो उनको दिया जाए। वो नारीवादी आंदोलन के सिद्धांत के वो माने जाते हैं। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाएंगे जो मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक यानी प्राकृतिक है और न ही आवश्यक है। यानी वे लोग हैं जो नारीवादी कहलाए जाएंगे जो मानते थे कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता है वो नैसर्गिक नहीं, नैसर्गिक का मतलब ये प्राकृतिक नहीं, वे प्राकृतिक नहीं है और न ही क्या है आवश्यक है। यानी इन जो विभेद है, जो ये असमानताएं, इनको समाप्त किया जा सकता है। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है, स्त्री और पुरुष समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। और नारीवादियों का ये कहना है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से जी सकते हैं। इन्होंने ये बात उठाई कि जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें महिलाओं को भी है वो समानता का अधिकार मिलना चाहिए, पुरुषों के बराबरी का हक मिलना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि जो साहब जैसे कह दिया कि जो संतान उत्पन्न करने का कार्य है वो महिला बच्चे को पैदा करने का काम कर रही, ठीक है, ये एक नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, महिला ही कर सकेगी, स्त्रीलिंग ही करेगी, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो महिला उस बच्चे का पालन पोषण करे, वो संपूर्ण काम करे, ये महिला करे, ये तो जरूर नहीं। तो उस बच्चे का पालन पोषण करने का काम पुरुष भी तो कर सकते हैं। ये बात कौन करे, ये नारीवादी लोग कह रहे हैं कि कुछ नैसर्गिक है जो प्राकृतिक नहीं है, उन मामले के अंतर्गत पुरुषों को भी स्त्रियों के समान कार्य करना चाहिए। हम ये बात नहीं उठा रहे हैं कि जो नैसर्गिक स्त्री और नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, हम ये मांग नहीं उठा रहे हैं कि पुरुष है वो संतान को उत्पन्न होने का काम करे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग से ही होता है। तो ये एक बात नेचुरल बात है कि नैसर्गिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, वे समान रूप से उस बात को माने और लागू करने का काम करें। आगे बढ़िए क्या करें, आगे और नारीवाद एक बड़ी बात करें। इनके अनुसार स्त्री पुरुष महिला और जो पुरुष की असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। किसका, पितृसत्ता का परिणाम है। पितृसत्तात्मक समाज जिसके अंतर्गत पुरुष है वो घर का मुख्य होता है, पुरुष घर का मुखिया होता है। यानी पितृसत्तात्मक का मतलब हुआ कि पिता की सत्ता या पुरुष की है वो सत्ता रहेगी। वो कोई भी आप जैसे कहेंगे कि आपसे पूछा जाएगा आप
आपके पिता का नाम, आपसे सीधा आप किसकी संतान है तो हम सीधा पिता का नाम बताने का काम करते हैं, जो पितृसत्तात्मक समाज का एक प्रतीक है। यदि माता का नाम बताते कि हाँ हम उनके पुत्र हैं तो वो मातृसत्ता का प्रतीक होता। तो हमारे जो समाज है वो बेसिक जो पितृसत्तात्मक समाज है जिसके अंतर्गत महिलाओं के साथ है वो असमानता का बर्ताव सदियों से होता आ रहा है। पितृसत्तात्मक से आज से ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से हैं जिसमें पुरुष को स्वयं से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। अच्छा, पुरुष को स्त्री से अधिक शक्ति दी जाती है और पितृसत्तात्मक मान्यता पर आधारित पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न है और यही भिन्नता समाज में उनको असमान स्थिति में न्यायोचित ठहराती है। नारीवाद इस नजरिए पर सवाल निशान लगाते हैं कि इसलिए वे स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के योग्य को सम्मान करने का आग्रह करते हैं। योग्यता के आधार पर, किसके आधार पर? योग्यता, योग्यता के आधार नैसर्गिक के आधार नैसर्गिक के आधार पर आग्रह करते हैं। जैविक या प्राकृतिक या जन्मजात होता है जबकि लैंगिकता जेंडर समाज जनित होता है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि मनुष्य का नर या मादा के रूप में जन्म लेना होता है, लेकिन औरत या मर्द को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देखते हैं उनमें समानता गढ़ना जरूरी होता है। उनमें क्या है? समानताओं को देखना जरूरी है। तो ये समानता आ जाएगी। यानी नारीवादी यही लोग कह रहे हैं कि सब स्त्री और पुरुषों को समान मानो और मानने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था। हम नैसर्गिकता के आधार पर नहीं करते, नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से। एक स्त्री है जो संतान को पैदा करेगी, ऐसा नहीं है कि पुरुष है वो संतान को जिसको संतान को जन्म देने का कार्य करे। लेकिन ये भी तो बात है कि उस पुरुष के बजाय, उस स्त्री के बजाय वह पुरुष भी तो उस संतान का पालन पोषण का काम करे। तो ये क्या? ये सामाजिक है। वो नेचुरल को छोड़िए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में उस पुरुष को भी स्त्री के सम्मानजनक रूप की स्थिति में लाना ही नारीवादियों की सबसे बड़ी मांग है कि नए नारियां हैं, महिलाओं की भी स्थिति पुरुषों के समान हो। उदाहरण के लिए ये आ गया आपका जीव विज्ञान का ये तथ्य है कि केवल औरत ही गर्भ धारण करके बालक को जन्म दे सकती है, लेकिन जीव विज्ञान के अध्ययन में ये निहित नहीं है कि जन्म देने के बाद केवल स्त्री ही बालक का पालन पोषण करे। नारीवादियों ने हमें सिखाया कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्रकृति ने नहीं समाज ने पैदा की। सबसे बड़ी बात निकल कर यह आई कि नारीवादियों की मांग है कि जो समाज के अंतर्गत असमानता स्थापित काम किया, प्राकृतिक रूप से नहीं, प्रकृति ने है वो नहीं किया। चूंकि जो लिंग चयन की बात है या जैविक तथ्य है वो जियोलॉजिकल से अलग विषय है, लेकिन जो समाज ने असमानता पैदा की कि उस बालक का पालन पोषण ही स्त्री करे, ये तो सरासर एक सामाजिक व्यवस्था के द्वारा बनाई हुई चीज है। अतः उस मामले में स्त्री और पुरुष दोनों को समान होना चाहिए। पितृसत्ता ने श्रम का निषेध, श्रम के ऐसा विभाजन किया जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष का जिम्मेदार सार्वजनिक और बाहरी दुनिया के लिए। और आगे जो नारीवादियों ने बात कही कि वास्तव के अंतर्गत पितृसत्तात्मक समाज में वो कार्यों का विभाजन हमने है खुद ने ही किया है, काम के आधार पर किया कि जो स्त्री है वो क्या करेगी? निजी और घरेलू काम करेगी घर के अंदर, और जो निजी काम है वो करेगी, चूल्हे चौके का काम करेगी। जो पुरुष है वो सार्वजनिक यानी समाज के लिए घर से बाहर जाकर बाहरी दुनिया में काम करेगा। ये किसने? ये समाज के द्वारा चीज तय की गई। इसलिए नारीवादियों की जो मांग है कि समाज के अंतर्गत क्या किया जाए? समानता लाई जाए। समानता कैसी? सामाजिक। किस रूप में? स्त्री और पुरुष को समान माना जाए। कैसे? उत्तराधिकार में। मैंने कहा कि पिता की मृत्यु हुई तो उसके बाद में पुत्र के समान उसकी पुत्री को भी जमीन के अंतर्गत आप हिस्सेदारी दो, उत्तराधिकार की बात है। पिता की उसकी पुरुष की मृत्यु हुई तो या पुरुष जिंदा है तो भी उसकी जमीन के अंतर्गत भी उसकी पत्नी की हिस्सेदारी दो, उत्तराधिकार की आपकी बात करें, यानी वो भी समानता की हकदार है। तो ये जो बुनियादी व्यवस्था थी नारीवादियों की, समाज के अंतर्गत समानता स्थापित किए जाने का कार्य किया जाना। आगे बढ़िए।
नारीवादी इस विभेद पर भी, विभेद का मतलब होता है आप इसको भेदभाव या अंतर पर सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्र में भी सक्रिय, इसलिए दुनिया भर में अधिकतर महिलाएं घर से बाहर, अधिकतर महिलाएं घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत कर रही है, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधे पर है। नारीवादी इसे स्त्रियों के कंधे पर दोहरा बोझ है वो बताने का काम करे। हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन के निर्णय में न के बराबर महत्व दिया जाता है, और नारीवादियों का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच ये विभेद समाज या व्यक्ति के द्वारा घटी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और इसे मिटाया जाना चाहिए। यानी उनकी बात है कि महिलाओं को आप घर की चार दीवारी तक सीमित रखने के साथ साथ बाहरी दुनियादारी से है वो भी आपने बाहर रखा, और घर का जो दोहरा बोझ भी उनके ऊपर रह रहा है। तो इस व्यवस्था में है वो बुनियादी रूप से परिवर्तन की मांग है वो कौन कर रहे हैं? नारीवादी कर रहे हैं। इस प्रकार नारीवादियों का आपका कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। आगे बात आई कि समानता को हम कैसे बढ़ावा दें, किस तरीके से ऐसा कार्य करें कि समाज के अंतर्गत समानता जैसी व्यवस्था स्थापित की जाए। तो उसके लिए बात आई कि साहब समानता को जो स्थापित करना है उसके लिए हमारे पास 3 तरीके जिनके तहत हम क्या कर सकते हैं, समाज में समानता स्थापित कर सकते हैं। ये आपके 3 तरीके। प्रथम तरीका आया औपचारिक समानता स्थापित करना। औपचारिक रूप से समानता स्थापित करना है आपकी समानता स्थापित करने के लिए प्रथम कार्य। फॉर्मल रूप से क्या है? समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेषाधिकार, असमानता और विशेषाधिकारों की औपचारिक व्यवस्थाओं को क्या करो आप समाप्त करो। दुनिया भर में हम देखेंगे कि सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को कुछ रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्थाओं से संरक्षित रखा गया है, और इन रिवाजों या कानूनों के द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने से रोका गया। बहुत सारे देशों में देखेंगे कि गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया, या महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत भी नहीं थी। हम देखते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत में किस तरीके से जाति व्यवस्था ने निचली जातियों को श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती है, और कुछ देशों में कुछ केवल खास परिवार के लोग इस सर्वोच्च पदों को पाकर बैठे। यानी बात यहाँ पर ये निकल कर आई कि साहब समाज में जो समानता स्थापित करनी है तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा कि औपचारिक रूप से समानता स्थापित करो। आप केवल और केवल है को केवल कागजी जो कल्पनाएं नहीं करके उनको धरातल के ऊपर है वो लागू करने के लिए आप कार्य करें। क्या कार्य, क्या विशेषता है? सबसे पहला काम यह होगा कि आप विशेषाधिकारों का अंत करो। समाज के अंतर्गत कुछ ऐसे लोग बैठे जिनके विशेषाधिकार हैं, उन विशेषाधिकारों को समाप्त करोगे तो सर्वप्रथम है वो समाज के अंतर्गत समानता लाने का पहला कार्य है वो होगा। आप देखोगे कि पूरे दुनिया भर के अंतर्गत देखोगे अलग अलग लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो असमानता है उनका काम है उनके रीति रिवाज। लोगों ने अपनी रीति रिवाज की परंपरा में पूरी तरीके से बांध कर रखा है। जब कोई बात होती है तो वे कहते हैं कि हम हमारी परंपराओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम हमारी रीतियों का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो वो भी क्या है, उनको है वो पहले से उस व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी जो रीति रिवाज का जो दायरा है उस रीति रिवाज के दायरे में आपको समाज में समानता स्थापित करने का कार्य किया है। आप देखोगे आदिवासी हैं, कहते हैं आदिवासी की जो संस्कृति है वो जंगल में रहना, वहीं से कंद मूल खाकर लेना और अपना गुजारा करना। क्या समानता स्थापित हो सकती है? तो कहेंगे कि नहीं। तो आदिवासियों के वह रीति रिवाज उसको आप समाप्त करो। आप है वो जिस तरह से सामान्य लोग बाकी जो शहरों के नगरों की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर उद्योग धंधों में, पढ़ाई लिखाई में, जो अन्य व्यवस्था में जा रहे, तो आप क्यों नहीं जा रहे? कब तक आखिर में इन लकड़ियों को या जंगल के अंतर्गत शिकार करके या कंदमूल एकत्रित करके आप अपने है वो व्यवस्थाओं को चलाने का कार्य करो। तो बात ये आई कि जो परंपरागत रीति रिवाज है उन्होंने भी कहीं ना कहीं है वो समाज में समानता लाने से रोकने का कार्य किया, इसलिए इन रीति रिवाजों को है वो बदला करके समाज के अंतर्गत समानता स्थापित करने का कार्य किया जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आया था औपचारिक समानता में, कि आज हम देखेंगे कि विश्व के बहुत से भाग में महिलाओं को मताधिकार का है वो आंदोलन, अधिकार, महिलाओं को मताधिकार, मताधिकार, मत और अधिकार दो शब्दों से मिलकर, मत यानी वोट। यानी विश्व के आज भी बहुत से देशों के अंतर्गत ये समस्या है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं।
तो क्या समाज में समानता आ सकती? तब कहेंगे कि नहीं है, वो समाज के अंतर्गत समानता नहीं आएगी, उसके लिए महिलाओं को भी है वो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। आप एक चीज और भी देखते हैं कि जैसे गरीब लोग, गरीब तबके के लोगों को भी आज भी विश्व के बहुत से भागों में इन गरीब लोगों को है वो वोट करने का अधिकार। क्यों? क्यों? ये समाज के अंतर्गत बड़ी आर्थिक असमानता है, क्योंकि जिन देशों ने अपने वहां पर शासन व्यवस्था स्थापित की, उन्होंने ये मानक तय करके रखे कि गरीब लोग, पिछड़े हुए लोग, इनको कुछ भी जानकारी भी नहीं थी आखिर में क्या कर सकते, क्योंकि वो चीज गलत है। आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि जिस समय भारत जो आजाद होता है, तो उस समय भी वो अंग्रेजों के अंतर्गत और अन्य यूरोपीय शक्तियों के मन में ये धारणा थी कि भारत में लोकतंत्र कभी सफल होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे सारी की सारी आबादी है अनपढ़ है, गंवार है, कृषि कार्य में लगी हुई, वे लोकतंत्र को कैसे समझेंगे? उनके लिए लोकतंत्र क्या मायने रखता है? लोकतंत्र को उनके लिए परिभाषा भी उनको नहीं पता, उनको है वो सही तरीके से खुद का नाम भी नहीं लिखना आता। तो क्या वास्तविक रूप में है वो लोकतंत्र कायम रह सकता है? और लोकतंत्र को कायम करना है तो फिर है मताधिकार है वो सर्वाधिक प्रयोग हो, समय समय पर हो। तो यहाँ की तो पब्लिक है वो मताधिकार मत में समझती नहीं है, तो वो कैसे वोट करेगी? लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे देश के अंतर्गत आप देखोगे, मैं आपको आगे जो 12th होगा उसमें पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से 1952 के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव होते, लेकिन एक उनकी भी बात काफी हद तक सत्य हुई, जो आम चुनाव हुए थे। आम चुनाव है वो हमारे प्रथम बार हुए, वो असफल हुए। असफल होने का कारण यह है कि जो मतदाता सूचियां तय की गई उसमें जो नाम लिखा गया, जैसे घर का मुखिया रमेश, तो जो मतदाता सूचियां जो वोटर की पर्चियां उनमें नाम आया रमेश है, रमेश की बहू है, रमेश का पुत्र है, रमेश की पुत्री। अब उनको किस तरीके से पहचान की जाए, ये ताकि एक उस समय बड़ी विडंबना थी, क्योंकि गरीबी की था, लोग उस समय जानते नहीं। आज भी देखोगे गाँव के अंतर्गत तो नाम नहीं दे रहे लोग। तो ये क्या, ये गरीबी और एक अशिक्षा का है वो गहरा नाता था, और इसी गहरे नाते ने समाज में समानता स्थापित करने से वो लोगों को रोकने का काम किया। इसलिए ये बात उठाई गई कि साहब गरीब लोगों को भी वोट के अधिकार से जब तक आप वंचित रखोगे तब तक समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकती, और इसके लिए समाज में समानता लानी तो इन लोगों को भी आप वोट देने का काम करो। फिर एक अन्य कीवर्ड निकल कर आया आपकी जाति व्यवस्था। भारत में जाति व्यवस्था है वो बहुत ही कुछ हावी। आप देखो कि काम का विभाजन जाति व्यवस्था के आधार पर, सोनार है वो सोना का काम करेगा, लोहार है वो लोहे का काम करेगा, जो बढ़ई होता है सुतार है वो कार्य करेगा, लकड़ी का ये कार्य करेगा, कुम्हार है कुम्हकार है वो मिट्टी के लिए बनाने का काम करेगा। ये क्या है? ये एक जाति व्यवस्था का दोष है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सोनार में भी कुम्हार की तरह घड़ा बनाने का उस व्यक्ति को आना चाहिए। यदि ये समानता होती तो कहीं ना कहीं समाज में समानता स्थापित करने की जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं थी उनमें इतनी बड़ी जाति व्यवस्था है वो बाधा नहीं डालती, लेकिन जाति व्यवस्था ने भी समाज को समानता स्थापित करने में बाधित किया। तो ये आपके कीवर्ड आप ध्यान रखना। विशेषाधिकार का अंत करोगे तो समानता आएगी, रीति रिवाजों का है उसमें बदलाव करोगे तो समानता आएगी, महिलाओं को मताधिकार दोगे तो समानता आएगी, गरीब लोगों को वोट दोगे तो समानता आएगी, और भारत के संदर्भ में जो जाति व्यवस्था है उसको समाप्त करोगे तो ये क्या आएगी? समानता आएगी। लेकिन जो ये चीजें हैं उसमें इतने बुनियादी परिवर्तन करना संभव नहीं है, लेकिन औपचारिकता के द्वारा इनमें कुछ हद तक बदलाव करके समाज में समानता लाने का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं किया जा सकता। आगे बढ़ी, क्या कह रहा है कि समानता प्राप्ति करने के लिए जरूरी है कि सभी विशेष अधिकारों का अंत हो। जैसा कि मैंने कहा कि विशेषाधिकारों का अंत होने पर ही औपचारिक समानता आने का काम करेगा। तो समानता लानी है तो विशेष अधिकारों का अंत करो। हमारे भारत में भी संविधान में धर्म है, नस्ल है, किस रंग का है, किस धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नस्ल है चाहे वह गौर वर्ण का हो या काक वर्ण का हो या चाहे गेहूं वर्ण का हो, जाति उसकी क्या है, वह उसकी जाति चाहे उच्च वर्ण का जो बड़े घराने के उमराव हैं, खान बहादुर है, राय बहादुर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या चाहे निम्न जाति का हो, किसी भी लिंग का, चाहे महिला हो पुरुष है, उसका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, इन सभी के आधार पर है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन बातों का उल्लेख है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उल्लेख है वो किया गया। तो ये बात यह आई कि हमारे संविधान के अंतर्गत भी बाकायदा समानता स्थापित करने हेतु है वो कार्य किया गया। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। ये कैसे? छुआछूत प्रथा का उन्मूलन करता है, यानी किसी भी व्यक्ति ने आकर आपके घर के बर्तन छू लिए तो अपवित्र होगी, ये छुआछूत प्रथा थी। आज भी आप इसका जो रूप है वो गाँव में देखोगे,
अक्सर हम देखते हैं कि जो अन्य निम्न वर्ग के लोग हैं या उन लोगों के हैं वो किसी भी तरह का पानी का बर्तन है या भोजन करने का बर्तन है, उनको छूने से मात्र से अपवित्र मानते। तो ये क्या, ये समाज के अंतर्गत बहुत बड़ी असमानता का रूप है। क्या कर रही है, असमानता कर रही है। आप इतने खुद इतने पवित्र हो गए हो, आपके बर्तनों को कोई व्यक्ति है वो छूने से अपवित्र होता है। तो ये वास्तव में क्या है, ये जो एक समाज की एक जो एक दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं समस्या ग्रस्त है। इसके लिए हमने बाकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन किया गया, अनुच्छेद 17 में हमने प्रावधान किया कि अनुच्छेद 17 के तहत वो अस्पृश्यता का अंत होगा। कोई किसी भी तरह का है वो छुआछूत, चाहे सार्वजनिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो, धार्मिक स्थल हो, विद्यालय हो, चिकित्सालय हो या कोई भी सरकारी कार्यालय हो, जो कुछ भी क्षेत्र हो, वहां पर वो छुआछूत जैसी प्रथा का अंत होगा। आर्टिकल 17 के तहत जिसमें कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत होगा। तो हमारे देश के अंतर्गत ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई है, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। और इसके लिए बाकायदा एक हम एक्ट भी लेकर आए थे, अस्पृश्यता एक्ट 1955 का है, तो जिसमें भी प्रोविजन किए गए, क्यों, समानता लाने के लिए। तो वैसे बात निकल कर ये आई आपके जहन में कि साहब समानता लाने के लिए हमारे क्या क्या कार्य किए। तो हमने कहा कि विशेषाधिकारों का अंत किया, गरीबों को वोट देने का अधिकार दो, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दो, किसी के साथ जाति धर्म आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये समानता स्थापित करने के लिए, समानता को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम था वो औपचारिक रूप से समानता स्थापित करना। आगे बढ़िए, एक इसी के साथ जिस प्रकार से जो नारीवाद आया, जिस तरह से मार्क्सवाद आया, उदारवाद आया, उसी तरीके से एक समाजवाद भी आया, और हम इस समाजवाद के अंतर्गत हम ये भी पढ़ेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक थ्योरी पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोहिया है वो भारत के अंतर्गत समाजवाद की प्रणेता थे, और उन्होंने जो एक समाजवाद जो चाहा था, किस तरीके से सप्त क्रांति का जो नारा देकर लोहिया है वो समाजवाद की स्थापना का प्रयत्न करते हैं। तो उस समाजवाद को भी देखने का काम करेंगे, क्योंकि आप देखोगे कि आपके इस चैप्टर के अंतर्गत ये पौष्टिक के अंतर्गत दी हुई चीजें और कीवर्ड, इनमें से सीधा सवाल है वो अक्सर पूछा जाता है। तो समाजवाद क्या है, इसको देख लीजिए। समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारधाराओं का समूह है। समाजवाद का मतलब है कि आप देखोगे समाज और वाद, यानी संपूर्ण समाज के हितों की बात करने वाली एक विचारधारा। समाज और वाद, वाद का मतलब विचार और समाज यानी एक पूरा सामाजिक वर्ग। तो समाज के हितों की बात करने वाला जो विचारधाराओं का समूह है वो समाजवाद कहलाता है, और ये भी असमानता के विरोध में उपजे थे। खासकर वे असमानताएं, इसको आप खासकर पढ़ना, खासकर वे असमानताएं जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई और उसके बाद तक बनी रही। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना। अब समाजवाद है जो आप देखोगे बच्चों की अर्थव्यवस्था के बेसिक दो मॉडल चलते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था कहेंगे कि एक क्षेत्र के जिसके अंतर्गत क्या होता है, धन की प्राप्ति का काम हो रहा है, आर्थिक गतिविधियां हो रही है, उनसे धन संपदा पैसे प्राप्त हो रहे हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अर्थव्यवस्था के दो मॉडल, एक पूंजीवादी मॉडल है और दूसरा है आपका समाजवादी। पूंजीवादी क्या कह रहा है, पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति है वो स्वतंत्र रूप है, कोई भी बाजार में उसकी इच्छा हुई वो वस्तु ले जाकर खरीदे और उसको है प्रतिस्पर्धा दो, खुद की आवश्यकता के मुताबिक आप लोग बनाने का काम करो। तो पूंजीवाद है वो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। दूसरा है समाजवाद। समाजवाद कह रहा है कि साहब जो राज्य के संसाधन है उनके ऊपर, जो देश के संसाधन है, जो समाज के संसाधन, उन पर एक राज्य का है वो नियंत्रण होना चाहिए और राज्य उन संसाधनों का समान रूप से क्या करे, बंटवारा करने का काम करे। संसाधनों का
ठीक है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं थी, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन और नियोजन और नियंत्रण का जरूर समर्थन करते हैं। यानी समाजवाद का जो सरोकार है वो असमानता को न्यूनतम करना, और समाजवाद कहता है कि संसाधनों का समान बंटवारा होना चाहिए। एक व्यक्ति, एक जमींदार जिसके पास है वो 1000 बीघा जमीन, और एक व्यक्ति जिसके पास है वो क्या है, 1 बीघा भी जमीन नहीं। तो जो समाजवाद कहता है कि संसाधनों का समान वितरण करो, ये समाजवाद का मुख्य नारा था, समान उद्देश्य था। और हालांकि समाजवाद पूरी तरीके से सरकार के भी खिलाफ नहीं, पूरी तरीके से बाजार के भी खिलाफ नहीं, वो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सरकार का नियंत्रण चाहते हैं। अब ये बात महत्वपूर्ण है कि भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने 5 असमानताओं को है वो पहचान की और उनके साथ लड़ने का काम किया। ये भारत के अंतर्गत बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। क्या है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इन्होंने है वो 5 तरह की असमानताओं की है वो बात की थी। इस बात का आप ध्यान रखना चाहिए। 5 तरह की असमानता। स्त्री और पुरुष की असमानता, स्त्री और पुरुष की, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, ये सबसे बड़ी असमानता है। क्योंकि आप देखोगे कि स्त्रियों को है वो कम अधिकार है, पुरुषों को ज्यादा है। तो ये दूसरा, चमड़ी के आधार पर है, रंग के आधार पर असमानता। कोई गोरे वर्ण का है, कोई काक वर्ण का है, कोई कैसे वर्ण का है, कोई कैसे वर्ण का है। फिर जातिगत असमानता, कोई उच्च जाति का है, ठाकुर ठकुराव उमराव है, ठाकुर है जिसका नाम ठाकुर बनोरा है तो ठाकुर है, जातिगत है। कुछ देशों के अनन्य पर औपनिवेशिक शासन और निसंदेह कुछ है औपनिवेशिक असमानता। अंग्रेजों का भारत पर शासन रहा, उन्होंने पूरी तरीके से भारत को है वो निचोड़ कर रख लिया। तो ये औपनिवेशिक जो शासन व्यवस्था के मुकाबले असमानता। और अंतिम है आपकी आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता। तो ये 5 जो असमानता है वो बताने का काम कौन कर रहे हैं? डॉक्टर लोहिया कर रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर रहे हैं। आर्थिक, दूसरी चमड़ी के आधार पर, तीसरी जातिगत आ गई, चौथी औपनिवेशिक, और 5वीं है आर्थिक असमानता। सबसे भयंकर है आर्थिक। लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच आमतौर पर एक तर्क चलता था कि असमानता का एकमात्र रूप है वर्गीय असमानता, जिसके खिलाफ संघर्ष अपरिहार्य। अब देखोगे आप बात को समझो। एक तरफ लोहिया वो का क्या बता रहे, 5 हैं वो आपके असमानता बता रहे, लेकिन दूसरी तरफ है कि जो राम मनोहर लोहिया के समय अन्य जो समाजवादी थे उन्होंने तर्क दिया कि हमारे यहाँ पर एक ही असमानता है, वो वर्गीय असमानता। वर्गीय असमानता का मतलब क्या हुआ? वर्गीय असमानता का अर्थ है कि कोई उच्च वर्ग का है और कोई है निम्न वर्ग। ये क्या है? ये वर्गीय असमानता। उच्च वर्ग के ज्यादा संपन्न लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं वो गरीब है। तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर देखी जाए तो सबसे बड़ी जो असमानता है वो ये वर्गीय असमानता है, जिसने है वो पूरी तरीके से आर्थिक व्यवस्था को, जाति को, सारी की सारी व्यवस्था इससे पैदा करने का काम किया। दूसरी असमानता उन्होंने गौण बताई, ये आर्थिक असमानता का खात्मा होते ही वे स्वतः खत्म हो जाएगी। और इन लोगों ने कहा कि यदि आर्थिक असमानता जो खत्म हो जाएगी, लोगों के पास है वो खाने के लिए अच्छा भोजन मिले, रहने की व्यवस्था अच्छी हो, सुविधा हो, सुख सुविधा पूर्ण, यानी सामान्य जीवन है, जो पैसे धन की आवश्यकता उनको यदि पूर्ति हो जाए तो बाकी असमानता इतनी बड़ी असमानताएं नहीं है, वे स्वयं ही असमानताएं अपने आप समाप्त हो जाने का कार्य करेगी। लोहिया का कहना था कि इन असमानताओं में से प्रत्येक की अलग अलग जड़ें हैं और उन सब के खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छेड़ना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि प्रत्येक जो असमानता है ये असमानता अलग अलग है, लेकिन हमें इन अलग अलग असमानताओं के साथ अलग अलग लड़ाई के साथ एक संघर्ष छेड़ना पड़ेगा, जो जिसके अंतर्गत प्रत्येक के साथ एक बड़ा संघर्ष होगा, जिसके जरिए इनमें क्या किया जा सकता है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं न कहीं सुधार का कार्य किया जा सके। तो ये काम करने की बात कही किसने? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, आंदोलन के जरिए। फिर उन्होंने एकांगी क्रांति की बात नहीं, उन्होंने एकांगी क्रांति की बात कही
अच्छा, उन्होंने एकांकी क्रांति की बात नहीं की। उनके लिए 5 असमानताओं के खिलाफ संघर्ष का अर्थ था 5 क्रांतियां, यानी आंदोलन एक करना लेकिन प्रत्येक के विरोध में करना। असमानताएं कितनी है आपकी? असमानताएं तो कहा, जब कहा कि आपने कहा साहब 5 है, तो प्रत्येक के विरोध में, प्रत्येक के विरोध में, लेकिन कैसे होना चाहिए? एक, प्रत्येक के विरोध में एक बड़ा संघर्ष। उन्होंने इस सूची में 2 और क्रांतियों को शामिल किया। एक तो व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ। कौन सी? व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, और दूसरी थी अहिंसा के लिए। तो 5 पहले क्रांतियां थी और 2 और है, वो राम मनोहर लोहिया ने और जोड़ी। एक तो नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति और दूसरी थी अहिंसा के लिए, सत्याग्रह के पक्ष में है वो क्रांति। अहिंसा के लिए, सत्याग्रह के पक्ष में, शस्त्र त्याग के लिए क्रांति। और ये सप्त क्रांति का जो सूत्र दिया था वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिया था, और यही लोहिया का है वो समाजवाद का मूल आदर्श था कि समाज के अंतर्गत सभी तरह की है वो स्त्री पुरुष असमानता समाप्त की जाए, फिर सभी तरह की जो चमड़ी के ऊपर है असमानता ये समाप्त की जाए, वर्गीय असमानता समाप्त की जाए, आर्थिक असमानता समाप्त की जाए। तो सभी तरह की जो असमानताओं को समाप्त करने की बात की वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कही। और ये एकांकी क्रांति नहीं थी, बल्कि इसको कहा जाता है जो कैसी क्रांति होगी आपकी? सप्त क्रांति थी। 7 क्रांतियां एक साथ ही एक आंदोलन के अंतर्गत 7 की बातों के लिए संघर्ष है वो किया गया था। नागरिक स्वतंत्रता के लिए है वो आपके लिए व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, और अहिंसा के लिए क्रांति। ये अलग अलग क्रांति जिनके द्वारा जो वास्तविक समाजवाद की स्थापना का प्रयत्न है वो किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर लोहिया के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो ये अपने आप के अंतर्गत बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने सामाजिक व्यवस्था की बुनियाद को बदल कर रखने का काम है वो किया, और समाज में समानता की स्थापना हेतु यदि प्रयत्न देखा जाए तो डॉक्टर लोहिया के इस समाजवाद की विचारधारा ने किया। चूंकि जो लोहिया का समाजवाद था, जिनके आज भी अक्सर बात की जाती है जब जब देश के अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधि हो, तो उनके आदर्श के तौर पर डॉक्टर लोहिया का जो समाजवाद था वह आज भी अपने आप में प्रासंगिक है। हर आंदोलन के अंतर्गत या हर आपके चुनावी मुद्दे के अंतर्गत बात आती है तो समाजवाद की आती है कि समाज के अंतर्गत किसी न किसी रूप में समानता स्थापित की जाए तो ही वास्तविक रूप में क्या होगा? समानता होगी। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मोटे तौर पर हमने समानता की बात की, समानता को समझने की कोशिश की कि जो समानता का संप्रत्य है राजनीति सिद्धांत के रूप में समानता है वो क्या है, तो हमने उसको समझने की कोशिश की, और इसके क्या क्या आयाम है, कौन से प्रकार हैं, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरीके से नारीवादी लोग हैं वे कह रहे हैं स्त्री और पुरुष मिलकर के महिलाओं के साथ साथ समानता का बर्ताव करो। मैंने ये भी आपको है वो बात बताई। मैंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भी आपको बात बताई कि किस तरीके से लूथर जैसा व्यक्ति जो अमेरिका के अंतर्गत नस्लवाद का जो आंदोलन है उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ, रोजा पार्क्स जैसी महिला के साथ जो बर्ताव हुआ बड़े पैमाने के ऊपर है वो आंदोलन हुआ। 1955 से लेकर जाके 64 में जाकर नागरिकों को है वो नागरिक अधिकार आंदोलन जाके समाप्त हुआ, नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया और नस्लवाद था वो समाप्त किया। और कालांतर में 64 में जाकर के डॉक्टर इसे लूथर को है वो शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि का कार्य था कि किस तरीके से एक लोकतांत्रिक, एक पुराना लोकतांत्रिक राष्ट्र जो 1776 के अंतर्गत आजाद हुआ उसमें भी इस तरह की समस्याएं थी, उनमें भी पूर्णतः समानता नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें झांक कर देखने की घड़ी है। तो हमें भी अपने आप में झांक कर देखने की घड़ी है, क्या हम वास्तव रूप में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और जितना कुछ चीज़ हुई तो क्या उसको आपने अच्छे तरीके से नोट्स के फॉर्मेट में बनाकर किया है, क्या उनको याद किया है, क्या उनको ये समझ कर किया है कि शायद दिसंबर के अंतर्गत हमारी परीक्षा है अर्धवार्षिक की, तो उनको समझ कर वो आप कार्य करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।